आइए मिलते हैं हमारे अगले स्टार्टअप से, डैकबी। ये हैं आयुष चौहान, एक आईआईटी जोधपुर ड्रॉप आउट, जिन्होंने अपनी समस्या को बना दिया एक शक्तिशाली स्टार्टअप आइडिया। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता री कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहां लोग अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स बेच भी सकते हैं और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं, वो भी उचित दाम, तुरंत पिकअप और आफ्टर सेल सपोर्ट के साथ। 2022 में शुरू हुआ डैकबी आज 7 करोड़ रुपए ARR तक पहुंच चुका है। डैकबी, जहां भरोसा मिलता है टेक्नोलॉजी से। तो चलिए सुनते हैं आयुष की पिच। क्या ये आइडिया इन्वेस्टर्स के मन तक पहुंच पाएगा? मेरा नाम आयुष चौहान है एंड मैं हूँ फाउंडर डैकबी का। डैकबी एक री कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स सेल कर सकते हैं और वहाँ से रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने गेमिंग कैटेगरी से स्टार्ट किया था, गेमिंग जिसमें प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स। अब हम लोग कैमरा में एक्सपैंड किए एंड नेक्स्ट हम लोग स्मार्ट वॉचेस में एक्सपैंड कर रहे हैं। अपना जो मार्केट साइज है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हम लोग एक एक कैटेगरी लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग 7 करोड़ के ARR पे हैं और प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको अपनी कोर टीम से इंट्रोड्यूस करता हूँ। इस कोर टीम में सबसे पहले मैं फाउंडर एंड CEO का रोल करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मैं IIT जोधपुर कंप्यूटर साइंस 2019 से 23 बैच में था। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने वहाँ से ड्रॉप ले लिया था। उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया और कुछ बिजनेसेस मैंने ट्राई किए थे जो कि नहीं चले थे। उसके बाद फरवरी 2022 में मैंने डैकबी स्टार्ट किया। मुझे रितेश अग्रवाल फाउंडर ओयो से भी जैसे एक तीन फेलोशिप चलती थी, वैसे उन्होंने एक फेलोशिप स्टार्ट की थी। उसमें मुझे 10 लाख का इक्विटी फ्री ग्रांट भी मिला था। सो मेन रीज़न कि क्यों हम लोगों ने डैकबी स्टार्ट किया, उसका ये रीज़न है कि जैसे मैं OLX का बहुत बड़ा कस्टमर हूँ। मैं लास्ट 5-7 ईयर्स से OLX बहुत यूज़ करता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे एक PS4 मिला था, तो मैं गेम्स ट्रेडिंग करता था OLX में। बट वहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील हुई। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट OLX पे लिस्ट करो, क्योंकि वहाँ पे कुछ लॉजिस्टिक्स नहीं है। आप एक्चुअली में अपने एक सर्टेन रेडियस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे ही सेल कर रहे हो। दूसरा, अगर आपने OLX से कोई भी चीज़ परचेज की है, स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, हो सकता है आज वो सही चल रही है, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद अगर उसमें कुछ भी खराब हो जाए तो कोई भी वारंटी या आफ्टर सेल सर्विस नहीं है आपके पास। थर्ड सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे आज की डेट पे 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स EMI पे ही बिकते हैं ना। बट अगर आप अपने फ्रेंड से खरीद रहे हो सेकंड हैंड आइटम, या व्हाट्सएप ग्रुप से या फेसबुक मार्केट प्लेस से, आपके पास दो ही ऑप्शन है, इधर आप कैश पे करोगे या UPI पे करोगे। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने डैकबी स्टार्ट किया। एंड डैकबी में दो मेन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। एक, सोर्सिंग, क्योंकि हमारे बिजनेस में, चाहे मैं अपना बिजनेस ले लूँ, कैशिफाई ले लूँ, यांत्रा ले लूँ, सब में एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो रेवेन्यू है वो डिमांड साइड से नहीं, सप्लाई साइड से रिस्ट्रिक्टेड है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने USP रखा कि सोर्सिंग हम लोग कितनी ज़्यादा सस्ती, कितनी हाई क्वालिटी की और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। दूसरा जो सॉल्यूशन था, मैंने काफ़ी सारे इस सेकेंड हैंड में मॉडल ट्राई करके देख लिए, OLX को भी रेगुलेट करके देखा, इन्वेंट्री लेस पे भी मैं जाके देखा। लेकिन फिर मुझे बाकी भी बिजनेस से इंस्पायर होकर ये समझ में आया कि अगर आप सेकेंड हैंड में, क्योंकि सेकेंड हैंड में अगर कस्टमर प्रोडक्ट पैसा जो पे कर रहा है वो सेकेंड हैंड का पे कर रहा है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सपेक्ट करता है वो फर्स्ट हैंड की एक्सपेक्ट करता है। तो आपको हर एक प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना है, चाहे वो रिफर्बिशमेंट हो, रिपेयरिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, आपको उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चाहिए। तो हम लोग इन दो चीज़ों को अपना नॉर्थ स्टार लेके चलते हैं, सोर्सिंग एंड कितना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं आपको मार्केट साइज के बारे में बताऊं तो इसमें मार्केट साइज थोड़ी डिबेटेबल है। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो भी ये सेकेंड हैंड के ट्रांजेक्शन है, ये नेहरू प्लेस, पालिका बाजार जैसी जगहों पे होता है, OLX पे होता है या फिर उसमें होता है। ये जो मार्केट साइज लिखा है, जिसका सोर्स स्टैटिस्टा एंड ग्रैंड व्यू रिसर्च है, वो है जहाँ पे GST पे की गई है या कैशिफाई है या जो रेगुलेटेड है, जो गवर्नमेंट के नज़र में है, बट असली मार्केट से ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ये हमारी वेबसाइट है एंड इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं वैसे ही परचेज कर सकते हैं। सेल भी अगर आपको करना है तो वो भी बहुत इजीली तरीके से, आप कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपको सेल करना है, आपको एक छोटा सा असेसमेंट पूछा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल इसका Xbox का देता हूँ। ये बहुत लोग सेल करते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने हर एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया है कि जैसे ये Xbox है, वाइट कलर, 512 GB,
हम लोग कैश में इसका इतना पे करेंगे या कॉइन्स में इतना पे करेंगे। कॉइन्स अपना एक इन ऐप सिस्टम है, ज़्यादातर लोग इसको ऑप्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट की एक असेसमेंट करता हूँ। यहाँ पे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उसमें दिक्कत है, एंड उसके बाद फिजिकल कंडीशन जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे एक प्रोडक्ट की वैल्यू मिलती है कि इतना हम इसको पे कर सकते हैं। अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो 24 से 48 आवर्स के अंडर पे आपके यहाँ एक डिलीवरी बॉय आता है, वो ये प्रोडक्ट पिकअप करके जाता है। ये डिलीवरी बॉय ब्लू डार्ट या डिलीवरी सर्विस का होता है। वो उसके बाद वो प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस आता है, आपको स्लिप लेबल ये सब लगाने की जरूरत नहीं, वो रिवर्स पिकअप होता है। फिर हमारे वेयर हाउस में आके क्वालिटी चेक होता है, एंड उसके बाद जो आपको कोट किया है वो पैसा आपको मिल जाता है। देन अगर मैं आपको ट्रैक्शन को बोलूँ तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 1.4 करोड़ किया था, लेकिन हम लॉसेस में थे। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में 2.3 करोड़ किया था। देन थर्ड में हम लोग बहुत कम जंप कर पाए थे। उसका रीज़न ये था कि मैं 1.5 ईयर्स के लिए फाइनेंशियल कैश क्रंच में था, एंड उसका रीज़न था कि हम 3 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी, 2 लोग 2 साल पहले छोड़ के चले गए थे। तो हमारी एक इन्वेस्टर है, उनसे हमारा एसएसए भी साइन था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दी थी। तो उसकी वजह से 1.5 ईयर्स तक कैश क्रंच रहा था। फिर मैंने रिसेंट फंडिंग जनवरी में उठाई थी, इसी जनवरी को 1 CR की। तो उस बीच में मैं रेवेन्यू ज़्यादा कर नहीं पाया। लेकिन अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो इतना हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, एंड 12 CR का प्रोजेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी डील्स भी की है। ऑलरेडी 6 मंथ पे बैठे हुए हैं। ऑलरेडी 6 मंथ पे बैठे हुए हैं। हाँ ऑलरेडी अगर किया है तो अगर आप इससे अगर बात करो आप 2.63 से आप 12 पे कर रहे हो तो आप डबल की बात नहीं कर रहे। क्योंकि हम लोगों ने ये जो डील्स किया ना, ये अभी स्टार्ट नहीं हुए। सिर्फ ये जो डील्स मेरी रुकी हुई है वो वर्किंग कैपिटल की वजह से। मेरे पास ऑलरेडी परचेज ऑर्डर्स है। एक्सपेक्टिंग यू आर गोइंग टू हैव ए 4 टाइम्स नाउ। करेक्ट, बल्कि 4 टाइम्स से भी ज़्यादा। ये जो जितनी अभी मैंने 2.63 की सेल्स की है इस फाइनेंशियल ईयर में 5 महीनों में। अब इसमें ये है कि ज़्यादातर जो सेल्स है वो अपनी वेबसाइट और इसकी है। ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन डील्स है अभी हम लोगों ने की है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम लोग ने वादा भी किया है वो 2 CR पर मंथ सप्लाई करने की है। तो उस बेसिस पे मैंने इसको डाउन करके कि वर्किंग कैपिटल हो पाया ना हो पाया उस पर एस्टिमेट किया है। हम लोग मई 25 में ब्रेक इवन रीच किए थे 50 लाख की सेल्स पे। उसके बाद से प्रॉफिटेबल है। अगर मैं आपको यूनिट इकोनॉमिक्स बताऊं तो जो पहला 50 लाख है उसमें हम लोग ब्रेक इवन करते हैं। उसमें हम लोग अगर ऑपरेशनल एक्सपेंस हटा दें, जिसमें हम लोग पैकिंग मटेरियल, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गेटवे कमीशन ये सब कवर करते हैं, तो 17% अपना मार्जिन रहता है। तो 17% जो 50 लाख का वो 8.5 लाख उसमें हम लोग के खर्चे निकलते हैं, जिसमें सैलरी जाती है 5 लाख की, 1 लाख का रेंट जाता है। इसमें आप लोगों के CEOs की सैलरी या CEOs सब कुछ इंक्लूडेड है। Okay. सब कुछ एवरीथिंग इंक्लूड होके 8.5 लाख में खर्चा होता है। उसके बाद जो अपनी सेल्स होती है उसमें 15 से 17 के बीच में मंथ पे डिपेंड करता है, उतना % हम लोग एबिटा बनाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट मंथ 7 लाख की सेल्स की तो 50 लाख में खर्चा निकला, 10 लाख का 15-16% 1.6 लाख से अराउंड हम लोग का प्रॉफिट हुआ। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट, अब मैं इन लोग को नहीं एक्सप्लेन करता हूँ। जो मेन कंपटीशन है कैशिफाई, एंड कैशिफाई बहुत अच्छा बिजनेस है। वो लोग 1200 करोड़ करते हैं, 1000 करोड़ इन मोबाइल फोन्स, 200 करोड़ इन लैपटॉप्स, और वो और भी कैटेगरीज में एक्सपैंड कर रहे हैं। हम कस्टमर से वादा ये करते हैं कि भाई अगर आपका असेसमेंट सही है तो हमने आपको जो प्रॉमिस किया उतना ही देंगे। और रीज़न भी कि हमारे पास थर्ड पार्टी नहीं, हम उसको इन हाउस ही कर रहे हैं। हमारे पास सामान आ रहा है, चेक कर रहे हैं, देन आपको इन्फॉर्म करें। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कस्टमर ने थोड़ा असेसमेंट गलत कर दिया या फिर कुछ वो चीज़ मिस कर गया, तो उस केस में अपनी रिपेयरिंग इन हाउस है। अगर हम लोग मार्केटिंग पे बहुत कम खर्चा करते हैं, 50,000 लास्ट मंथ का मार्केटिंग बजट था, तो हम लोग यहाँ पे खर्चा करते हैं। अगर जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, मेरा उसमें 200-300 में हो जा रहा है काम, तो हम आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे प्रोडक्ट ओके, आपको पैसा दे देंगे। तो हम लोग जो अभी बनाना चाहते हैं कि यार ऐसा एक डैगबी को लेके पोजीशनिंग बन जाए कि यार डैगबी जितना बोलता है उतना पैसा देता है, ताकि हम लोग किसी भी कैटेगरी में जाए तो वहाँ पे सोर्सिंग को ज़्यादा टारगेट कर पाए। हम लोगों ने टोटल 3 करोड़ रुपए उठाए हैं, एंड फर्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग लॉसेस में ही थे। हमारे जो मेन इन्वेस्टर है पॉरुजन ने 1.4 करोड़ रुपीस डाला है टोटल। 75 लाख से रत्नाडा वेंचर्स LLC करके एक US में फर्म है, तो उन्होंने डाला था 75 लाख, वो अपने फर्स्ट इन्वेस्टर थे, एंड बाकी एंजल्स हैं। एंड अभी जो हम लोग उठा रहे हैं 5 करोड़, मुझे इक्विटी या वेंचर डेट दोनों में ओके है, क्योंकि अभी मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्किंग कैपिटल है। क्या 60 लाख रुपए की सेल करी आपने पिछले महीने।
क्या हुआ 60 लाख रुपए की सेल करी आपने पिछले महीने, अगर प्रॉफिटेबल है, सारे खर्चे काट के, सैलरी काट के सब बच रहा है, तो वर्किंग कैपिटल का क्या दिक्कत है? मेरा पैसा फंसा रहता है। जैसे मैं आपको बताऊँ क्या होता है, जैसे आज मेरा सामान निकला एंड ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं। वो एक एडवांस अमाउंट पे कर देते हैं और फिर वहाँ पे उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो उसको लेकिन ये तो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से तीन दिन का टैट है, आपका कितने दिन का टैट है? शिप रॉकेट से हम लोग करते। तो जैसे आज प्रोडक्ट निकला एंड उसके बाद डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के बाद 5-6 दिन बाद अपने को पैसा मिलता है। 5-6 दिन बाद? हाँ, 5-6 दिन बाद पैसा मिलता है। तो एक तो ये, और दूसरा ये है ना कि अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत चली है ना कि हमारे पास ऑर्डर आ जाता है बहुत बार और फिर हमको प्रोक्योर करना पड़ता है। हम लोग एक साथ स्टीडी इन्वेंट्री रख नहीं पा रहे। और दूसरा जो दिक्कत है वर्किंग कैपिटल का कि मैंने जो डील्स की उसमें मुझे पैसा 1 महीने बाद मिलेगा। मैं आज सामान सप्लाई करूंगा, 1 महीने बाद मेरे को पैसा आएगा। तो वो जो सामान सप्लाई करने के लिए जो चाहिए उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। इन्वेंट्री जो है, जो प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो आप खुद मेंटेन करते हैं या खुद मेंटेन करते हैं। तो उसकी इन्वेंट्री के लिए तो आपको बहुत पैसा चाहिए, 5 करोड़ से भी ज़्यादा चाहिए। बिकॉज अगर 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने का प्लान करें पर मंथ पर थिंग्स, सो अगर हम नॉर्मल नंबर्स का अगर कैलकुलेट करूँ तो आपको 2 या 3 महीने की क्रेडिट का आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। तो दैट वे अगेन 5 करोड़ इज नॉट गुड एनफ, क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री रखते हो तो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट। जब हम लोगों ने 60 लाख की सेल्स की थी तो उसमें जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो 35 से 40 लाख की थी। हम लोग इन्वेंट्री को एक तो है कि जल्दी साइकिल करते हैं एंड दूसरा ये ना कि मैंने ना एक इन्वेंट्री लेस मॉडल भी ट्राई किया कि मैंने एक ये भी किया था कि हम लोग इन्वेंट्री नहीं रखेंगे, आप लिस्ट करो, कस्टमर खरीदेगा, हम वेरीफाई करेंगे। मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया। तो यहाँ पे आई फील अदरवाइज। हाँ, आई फील अदरवाइज। इन्वेंट्री तो रखना पड़ेगा इस केस में। आपने वेबसाइट पे कितनी इन्वेंट्री डाली हुई है, कितने की? वेबसाइट पे मतलब अभी मेरे पास करीब 40 लाख की इन्वेंट्री है एट प्रेजेंट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आप 5 करोड़ रुपए रेज करने के प्लान कर रहे हैं वो आप कितने वैल्यूएशन पे कर रहे हैं और आपकी लास्ट वैल्यूएशन क्या थी? लास्ट वैल्यूएशन 34 थी एंड इस बार हम लोग 35 की वैल्यूएशन पे ही कर रहे हैं। रीजन की कंपनी जैसे मैंने आपको दिखाया तो उसमें बीच में इतना ग्रो नहीं की थी, इसलिए हम लोग लास्ट राउंड वैल्यूएशन पे कर रहे हैं, जो कि ARR का 5 टाइम्स पे हम लोग रेस कर रहे हैं। मतलब 5 टाइम्स ऐसे कुछ सोच लिया कि 5 टाइम्स करेंगे, तो 7 क्यों नहीं सोचा? 7 पे थोड़ा मैं सा वैसे मुश्किल होता है। मतलब मेरे को एक दिन सपना आया कि मैं 2 गुना कर दूंगा, ऐसा होता है, या 5 गुना, कोई इसका सेट रूल तो है जैसे नहीं। कैशिफाई ने जो रेस किया था, कैशिफाई अलग धंधा है बॉस, यू आर नॉट कैशिफाई, यू आर हियर फॉर इन्वेस्टमेंट। कैशिफाई ने जहाँ जो इन्वेस्टमेंट लिया होगा तो ले लिया होगा। माई पॉइंट इज कि जब भी हम लोग भी ऐसे इन्वेस्टर अगर बैठ रहे हैं तो 35 करोड़ किस हिसाब से क्या है, 50-60 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, मतलब 6 से 7 करोड़ की सेल कर रहे हैं साल में। अच्छा, आपको एक उसको छोड़ देते, एक बताइए आपका मंथली बर्न कितना है? अभी है बर्न है? नहीं है। 1.5 से 2 लाख का प्रॉफिट होता है अभी लास्ट 4 मंथ से। लास्ट 4 मंथ से प्रॉफिट हम लोग 50 लाख के ऊपर पे ब्रेक इवन किए हैं। और जब 30-40 लाख होगा तो ब्रेक इवन नहीं होगा। और ब्रेक इवन क्यों नहीं हो रहा? सैलरी की वजह से, ओवरहेड्स, सैलरी, मार्केटिंग, काफी सारे खर्चे हैं। लेकिन मार्केटिंग तो आपने बोला 50,000 से ऊपर करते ही नहीं। बट मतलब जैसे 8.5 लाख का खर्चा है, 5 लाख मार्केटिंग होता है, 1 लाख अपना रेंट एंड एवरीथिंग में जाता है, 1 लाख में टेक ऑन मार्केटिंग दोनों इंक्लूडेड होता है, फिर अदर जो बाकी बचा है वो अदर एक्सपेंस। तो आपको ये ऐप है? ऐप? हाँ, ऐप है। ऐप में 2.5 लाख डाउनलोड्स है। 2.5 लाख डाउनलोड्स हैं। ओके, एंड मतलब आपका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया वो कैशिफाई हो गया, ऐसा? हाँ, अभी हम लोग की इंडस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है। हम लोग लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, गेमिंग, कैमरा, स्मार्ट वॉचेस, वो लोग अभी मोबाइल एंड लैपटॉप्स में। बट अल्टीमेटली अगर हमें बड़ा बनना है तो टारगेट करना पड़ेगा मोबाइल को भी। नहीं, आई एम वेरी मच लिंक विथ योर, आई कैन कनेक्ट यू। 5 करोड़ वर्किंग कैपिटल इज ओके। आप बोलो 2.5 लाख आपके डाउनलोड्स हैं, राइट? इसमें से आपके एक्टिव यूजर्स कितने हैं? MAU अपना चलता है 14-15 हज़ार ऐसे। बट उसमें ना काफ़ी ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो सिर्फ कौन से नए कैमरास आए, कौन से गेम रिलीज हुए उसके लिए, तो अपने इतने दैट्स ओके। 1200 के अराउंड हम लोग सामने वाले ऑर्डर्स करते हैं। और हमारे आज तक नंबर ऑफ सेल्स कितनी की है? 1200 मंथली करते हैं एंड 1200 सेल्स पर मंथ है। ये हम लोग बेचते हैं, इक्वली अमाउंट हम लोग खरीदते एंड हैं। इसका एवरेज साइज कितना है हमारा? करीब 5,000 रहता है, तो 60 लाख का सेल्स आ जाती है। तो 6 करोड़ रुपए का हमारा हो गया। हाँ, मार्जिन्स कितना है? 28 अपना ग्रॉस रहता है एंड इसमें अगर हम लोग डैगबी से बिकता है एंड अगर कुछ ऑफलाइन या हम लोग के वेंडर नेटवर्क में बिकता है तो उसमें 11% ग्रॉस नेट बराबर होता है एंड 5% अपना लॉजिस्टिक्स में खर्चा होता है, तो 23% अपना आ जाता है उस पर लॉजिस्टिक्स हटा के जो हम लोग कमाते हैं। एंड आपको इसमें करते हुए कितना टाइम हो गया? फरवरी 2022 में कंपनी स्टार्ट की थी।
Feb 2022. 22 So we are almost 3 years. 3.5 हाँ. मंथली आपका वो क्या है, मंथली आप क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका, मतलब सारा ओपेक्स, सैलरीज, बिजली, रेंट, खर्चा सब मिला के टोटल कितना है? 8.5-9 लाख. 8.5-9 लाख से सैलरीज, रेंटल्स, दिस दैट सब हो गया. हाँ, इसमें मैंने ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं किए, वो 3% होते हैं. ठीक है, मतलब जो भी होता तो हो. 8.5 लाख फिक्स्ड कॉस्ट जितना है. ऑपरेशनल एक्सपेंस तो तब आएंगे ना जब सेल्स होगी, यही ना. करेक्ट करेक्ट. तो मान लो कि कैलकुलेशन कर मान लेते हैं 10 लाख रुपए, कुछ हो सकता है एमिट हो गया हो. अब 10 लाख रुपए का आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ सेल्स हो या ना हो, हाँ, जाए. अगर जो सेल्स होएगी 10, मान लो 50 लाख की सेल हुई तो 51,50,000 3% के हिसाब से उसकी सेल्स होगी, है ना. तो जो आप जो मार्जिन बना रहे हैं, मान लो सपोज करिए, जैसे आपने कितना बताया 28%, 28 ग्रॉस, 23 उसमें निकलता है लॉजिस्टिक्स हटाने के बाद. 5% लॉजिस्टिक्स इज लॉजिस्टिक्स एंड पेमेंट गेटवे 20% माइनस लॉजिस्टिक माइनस ओवरहेड जो उन्होंने 3% 50 लाख तो बोले ना, फिर 50 लाख पे आप ब्रेक इवन आ जाओगे. 50 और लाख 50 लाख पे जो है ना उसमें 50 लाख पे मैं ब्रेक इवन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है. correct. 50 लाख आपका हो गया, आपका 20% ग्रॉस मार्जिन मान लेता हूँ, ठीक है. ठीक है. तो आपका 8.5-9 लाख या जो भी 10 लाख का था, तो 50 लाख के हिसाब से आपका ठीक है. करेक्ट आ रहा है. मतलब अगर सेल्स किसी महीने 40 लाख होंगी तो आपको लॉस होगा. लॉस होगा. लेकिन अब मेरे को ये बताइए कि आपकी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 8.5 लाख अभी करेंटली है, ये कितनी सेल्स तक संभाल सकता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख, कितनी सेल्स संभालेगा करंट, बिना आदमी एडिशन के टेक में? इसमें एक भी टेक में मेरे को 3 बंदे, एक भी सिंगल नहीं बढ़ाना है, आपको 2 करोड़ सेल्स कुछ भी नहीं बढ़ाना है. मेरा भी टेक बैकग्राउंड है. एंड दूसरा, मार्केटिंग में सिर्फ एक बंदा है. जो बंदे बढ़ेंगे वो कस्टमर केयर में बढ़ेंगे, जिनकी 20 से 25,000 सैलरी होती है. अगर मैं 2 बंदे कस्टमर केयर में बढ़ा दूं, ओवरहेड एक 50,000 बढ़ेगा, मैं 1 से 1.5 की सेल्स बिना आराम से कर सकता हूं. और मेरे को एग्जैक्टली 3 बंदे लगेंगे वेयर हाउस में 15,000 की सैलरी में. एक मैं इसमें आपको और चीज़ बताता हूँ, इस प्रॉफिट, क्योंकि जब मैं 1.5 साल कैश क्रंच में था ना, तो मैं ये समझ गया था कि अब बर्निंग मॉडल पे नहीं, 3 करोड़ हम लोगों ने टोटल बर्न भी किया है. तो उसमें मैंने ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे कि कैसे कैसे पैसा बचाना है. और एक और स्टेप है जो हम लोगों ने रिसेंटली लिया है कि क्या होता है कि जब हम लोग B2B सप्लाई करते हैं. So Ayush, we are running out of time. So next 2 मिनट में आप ब्रीफ करो what are your biggest challenges. एंड अगर आप 5 करोड़ रुपए जो आस्क कर रहे हो कि वो आपने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल प्राइमरी या बंड वर्किंग कैपिटल पे आप इन्वेस्ट करें. मैं मतलब पहले ना बैंक से ओडी लूंगा कि ये 5 करोड़ एक्सटेंड होने का, जो नहीं जितना मिल पाता मुझे पता नहीं है, उस हिसाब से मैं एडजस्ट करूंगा. मतलब ओडी क्यों लोगे जो पैसा मिल गया तो थोड़ा, अगर जब मेरे पास 1 CR आया, ये उधार पे काम करने वाला कब तक चलेगा? बिल्कुल तो यही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, ये उधार पे कैसे चलती है? कौन सा बिजनेस उधार पे चलता है? बस ये मेंटलिटी खत्म क्यों नहीं होती? मैं अगर आपकी जगह होता, अगर मेरे पास अभी तो आप जैसे बता रहे हैं कि मान लो मेरे पास 50 लाख रुपए पड़ा हुआ, तो मैं जब तक उसको चलाते रहता, जब तक मेरा 10, 12, 15 लाख रुपए का चंक, 1-1.5 लाख रुपए महीना इकट्ठा कर नहीं सकता था. क्यों उधार लेके, क्यों अचानक बैलून को फुला देना है? ये मेरे को ना एकदम जिटर्स देता है, कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि मैं उधार लूं और 5 करोड़ लेके 50 करोड़ का बना दूं. दिस इज नो बिजनेस. सर इसमें ये मैं साइड डिफर करता हूं इस पॉइंट. आप जरूर करते होंगे, डिफरेंस में कुछ दिक्कत नहीं है. आयुष, आप आपके मेन चैलेंजेस क्या हैं अपार्ट फ्रॉम द फंडिंग? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो है ना कि प्रोक्योरमेंट का जो अभी प्रोसेस है उसको, और अभी आपका एक वेयर हाउस है, राइट? एक वेयर हाउस है दिल्ली नोएडा में, राइट? अगर आपको अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है, चाहे अगर आपने इतने बड़े बड़े, अगर हम बात करें, आपने जो ऑन बोर्ड लेके आ रहे हो कैशिफाई, दे विल नॉट दिल्ली NCR, ठीक है आप नोएडा से कर पाओगे, लेकिन अगर आप साउथ में या वेस्ट में, ईस्ट में आप जाना चाहोगे तो आपको अलग अलग वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे, आपको अलग अलग टीम बिल्ड करनी पड़ेगी. जब आप एक्सपेंड करने जाओगे, आप 2 करोड़ 3 करोड़ शायद आप दिल्ली NCR में कैटर कर पाओगे, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर 20 करोड़ 200 करोड़, यू हैव टू एक्सपेंड. Point 1. Second, your full-time team, you have a fairly good team, so no idea, so good. So warehouse is a problem and the fund house is your clear. हाँ, एक Well, procurement एक दिक्कत okay. है. So I think from my side I can conclude very good initiatives, very good moves, very good you are doing. अच्छा, personal question, drop out क्यों किया था? सर मेरे को business, पता है आपका होता है, बच्चे ना IIT ड्रॉप आउट कर देते हैं, पहले तो एडमिशन के लिए मरते हैं और उसका ड्रॉप आउट करते हैं. जनरल की सीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई, एक जनरल की IIT की सीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ड्रॉप आउट, तो ड्रॉप आउट क्यों, मतलब व्हाट वाज दैट किक? सर मम्मी पापा ने
नहीं मारा या क्या? सर मेन रीज़न ये था कि मुझको बिजनेस स्टार्ट ही करना था एंड बट बहुत टाइम से जब घर पे डिस्कस हुआ था तो ये था कि एक बार अच्छे कॉलेज चले जाओ, फिर उसके बाद जो करना है तो कर लो। तो मैंने ये भी पूछा था कि मैं अगर कॉलेज चला जाऊँ उसके बाद फिर मैं छोड़ दूँ तो चलेगा, तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो मैंने फिर फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप ले लिया था, लेकिन उस समय बहुत दिक्कत हो गई थी मुझको। जब मैं बैंगलोर गया था एक्सपेंसेस नहीं कवर पा रहा था, डिलीवरी भी की थी, सब कुछ ट्राई किया था बट कुछ चल नहीं रहा था। बट इवेंचुअली फिर धीमे धीमे सीख No, no, गया। very good initiatives. मुझे लगता है कि आपने एक टीम सेटअप कर लिया और मुझे लगता है कि आपने एक टीम सेटअप कर लिया और आपका स्केल करने के लिए यू कांट डिपेंड ओनली ऑन दिल्ली एनसीआर। तो थोड़ा जो है ना बहुत ही स्मार्टली फंड जब आप रेज करें तो आप उसमें उसको भी फिगर आउट करें दैट कि फंड से कैसे, बिकॉज ओवरनाइट तो So working capital is not good ठीक enough. है। तो ग्रेजुअली वन सिटी टू अदर जब तक नहीं होगा बैलेंस नहीं कर पाओगे और बिना वेयर हाउस के कर नहीं पाओगे, ठीक है। और आपके बिजनेस में ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई 5 दिन बाद पैसा लेगा, वो प्रोक्योरमेंट का चैलेंज है। सो ये थोड़ा चैलेंज को और थोड़ा सा और फिगर आउट करें। और B2B से आपको जो है ना क्या बोलते हैं अभी 10% है, बट एटलीस्ट इट विल हेल्प यू टू एंटर एनी न्यू सिटी। पहले आप B2B से थ्रू से जाओगे तो आपका ओवरहेड बचेगा। हाँ थोड़ा सा इसको और ARR में ये सब गैप को कुछ फिट करें, सो इट कैन बी जस्टिफाई 35 CR। फिलहाल अभी आपको नेट टू नेट है कि 50 लाख बेचो, 20% 10 लाख का कॉस्ट है। थोड़ा कहीं रेवेन्यू इंक्रीज करके करंट टीम से, दैट वुड बी माय सजेशन। आपके पास दो ऑप्शन अगर रास्ता दिया जाए कि एक तो फंडिंग उठा के जैसे आप सोच रहे हो काम करने के लिए, एक ये रास्ता हो गया जिसके लिए आप यहाँ पर हो, और दूसरा एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि इसके तरीके निकाले जाए कि 5 करोड़ रुपया नहीं 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया करके 1 महीना सपोर्ट करके वो जो प्रॉफिट है 1.5 लाख कॉस्ट कटिंग ये वो करके उस प्रॉफिट को 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीने कर लिया जाए, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए 10 महीने में 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए जाए आपके खुद के। ओडी छोड़ो, 1 सेकंड के लिए छोड़ो, आप कौन सा रास्ता आप समझते हो कि अच्छा होगा? बहुत टाइम लग जाएगा। हाउ ओल्ड आर यू सर? 24। क्यों सब कुछ हम लोग 50 साल के, मैं 50 साल का हो गया, बैठे मतलब जल्दी क्यों चाहिए? मेरे को ये चीज नहीं समझ में, और सच में नहीं समझ में आता। अगर इफ यू टेक थिंग्स स्लो जस्ट लाइक वी डिड इन आवर लाइफ टाइम, तो यू वुड बी सिटिंग हियर, एल्स यू वुड बी सिटिंग देयर, स्टैंडिंग देयर। बट अभी मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। आई हैव वेयर हाउसेज ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। You can buy and I can offer you, we can talk offline, I can offer you free storage, free pickup वगैरह जो भी, because we have logistics team also pan India। डन है सर। 37 locations हैं जहां हम लोग currently हमारे warehouses हैं, 37 locations। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, मैं आपको इसीलिए मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था। 37 लोकेशन है जिसमें कैलकाटा से लेके आसाम से लेके सब जगह हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोरेज प्लस जो रियल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होगी पिकअप की, चाहे वॉट एवर, या जो कोरियर जो भी वो आप डायरेक्ट कलेक्ट कर लो, वहां से मैं आपको स्टार्ट कर सकता हूं। बट फंडिंग का क्या है, ये 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे तो मैं काम नहीं करूंगा, जो 35 करोड़ की वैल्यूएशन पे। धंधा इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ बिजनेस ही हैं जो चलेंगे, और जो नई अपनी टियर 3 टियर 2 सिटीज के जो लोग हैं वो एक साथ बड़ा लाख रुपए का या 50,000 का मोबाइल फोन खरीदने के बजाय वो 10,000 का लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चाहे गेमिंग कंसोल्स की जो डिमांड टियर 2 टियर 3 सिटीज में आ रही होगी वो टियर 1 सिटीज में नहीं आ रही होगी, और वो लेंगे ही नहीं आपको नया, वो सॉरी पुराना लेंगे ही नहीं टियर 1 में, कोई भी चीज आइटम हम नहीं लेते। तो टियर 2 सिटीज, टियर 3 टियर 4 सिटीज के जो हमारे जो हब्स हैं आप उनको यूज कर लीजिए। फंडिंग के लिए क्या करेंगे, किस वैल्यूएशन पर करेंगे, चूंकि ये प्रक्रिया यहाँ पर नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम लोग कनेक्ट करते हैं, है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। तो वेयर हाउस दिला दो, अब मजा आ जाएगा। आई हैव लोकेशंस ऑल अक्रॉस इंडिया। इज ऑफरिंग यू फॉलो अप मीट। हाँ भाई, फंडिंग का क्या है, व्हाट वी कैन वर्क आउट। सी अगर केवल सिंपल स्टोरेज है तो वी कैन ऑफर समथिंग, वो कुछ दिक्कत नहीं। कलकत्ता लीजिए, बॉम्बे लीजिए, कहीं भी लीजिए, इंदौर लीजिए, चेन्नई लीजिए, तो हमारे लोकेशंस हैं, वी कैन ऑफर यू दैट। मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है, इफ एट ऑल आई इन्वेस्टर या समथिंग, एक बहुत दिक्कत है। मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ईंट बाई ईंट मकान बनाता हूं, मैंने बनाया है, वही सक्सेसफुल तरीका है। जिसने जो ईंट फिर एक ईंट रखी, सीमेंट लगाया, ईंट रखी, सीमेंट लगाया, ईंट रखी, वो मकान नहीं गिरते हैं।
जो आजकल वो आते हैं ना बाउंड्री वॉल सीधा खड़े करने वाले, वो हवा से गिर जाते हैं। तो ये आप मान के चलना, मैं ईंट बाई ईंट वाला आदमी हूँ, आपको अगर आपको आना होगा तभी आए। सर अगर आप वेयर हाउसिंग का बिजनेस करते हो, आप मेरे को थोड़ा सा गाइड कर सकते हो वर्किंग कैपिटल के लिए? सर देखो मेरी मेन दिक्कत ना, जो पैसा फंस रहा है, अगर सर ये बिना लोन लिए भी हो सकता है सर, मतलब मेरा तो मेन है कि मैं आपको बिना लोन के ये काम करवाऊंगा। हो सकता है आपको इक्विटी डायल्यूट नहीं करनी पड़े। You can onboard him on your cap table as an advisor. A lot of ways are there. Thank you. Appreciate. All the best. दोस्तों, ये थी एक डेमो पिच, आपको ये दिखाने और बताने के लिए कि इस शो का पहला सीजन कैसा होगा। ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है। साइन अप कीजिए और अपनी ग्रोथ जर्नी की शुरुआत कीजिए। जॉइन अस नाउ।